These are the lines from a very world class famous book called as रेसनिक हेल्डे। और ये बहुत विशेष बुक है, तो आज की डेट में आपको नहीं मिलेगी। सेकंड एडिशन तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, ठीक है। सेकंड एडिशन बुक का ये पेज है और इसी सेकंड एडिशन बुक को प्रोफेसर एस.सी. वर्मा ने भी स्टडी किया था अपने एमएससी के टाइम में। और इस बुक को पढ़ने के बाद उनको इतना इंटरेस्ट जागा इस फिजिक्स के अंदर कि उसके बाद आप जानते ही हो कि सर ने आगे क्या किया है फिजिक्स के अंदर। सो व्हाई दिस आई विल सपोर्ट द क्वालिटी ऑफ दिस बुक। बुक की जो सेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक आपसे क्या कहना चाहती है, जैसे पढ़ते हैं। अभी हमने ये टॉपिक जो किया है ना ऊपर, रॉड वाला टॉपिक, इनफाइनाइट रॉड वाला, उस टॉपिक से रिलेटेड एक कमेंट दिया हुआ है यहाँ पे। द स्टूडेंट may wonder about the usefulness of solving a problem involving an infinite rod of charge when any actual rod must have finite length। एग्री कर रहे हो इस बात से? किसको ये लाइन समझ में आ गई? स्टूडेंट को हैरान होना चाहिए। ऊपर जो इनफाइनाइट रॉड वाला जो केस हमने किया है उसके बारे में सोच के, क्योंकि कोई भी एक्चुअल रॉड फाइनाइट होती है, इनफाइनाइट नहीं होती। देखो, जो नेचुरल थिंकिंग है माइंड की, वो बुक ऑथर एक्सप्रेस कर रहा है उसको, कि स्टूडेंट को हैरान होना चाहिए। अगर किसी को नहीं भी हैरान हुआ है तो वो इन लाइनों को पढ़ के वो हैरान होने लगेगा। एग्री और नॉट? आ रही मेरी बात समझ में? यस सर। रेसनिक हेल्डे की थिंकिंग पे पहुंचना सबके बस का खेल नहीं है, इसलिए जिसको समझ में आ रही है हाथ खड़ा कर दो। उतने तक ही मैं अपनी बात पहुंचाऊंगा। नॉट नेसेसरी टू अंडरस्टैंड बाय एवरीवन दीज थिंग्स। हाँ, अगर जितने ज्यादा समझ पाए बेटा अच्छी बात है। तो हमें हैरान होना चाहिए क्योंकि एक्चुअल रॉड तो फाइनाइट होती है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। However, for points close enough to finite rods, not near their ends, the equation that we have just derived gives the result that are so close to the correct values that the difference can be ignored in many practical situations। बोलो, किसी को ये लाइन समझ में आई है? लाइन की यहाँ से वो बच्चा हाथ खड़ा करे। क्या कहना चाह रहे हैं रेसनिक हेल्डे? एक बार मैं हाथ आपके लोअर कर रहा हूं ताकि मुझे पता चल जाए कौन इन ग्रीन लाइनों के ऊपर कुछ कह सकता है। वो हाँ, मेहुल को बात आई समझ में? यस सर। क्या है बेटा, बताओ। सर उन्होंने कहा है कि फाइनाइट रॉड पे अगर हम कोई पॉइंट्स लेते हैं तो वहाँ पे जो हमें रिजल्ट्स मिलेंगे, जैसे हमने इनफाइनाइट रॉड के निकाला, उनमें कुछ खास डिफरेंस नहीं है, और जो वैल्यूज एक्सपेरिमेंट से आई हैं उनके डिफरेंस को इग्नोर किया जा सकता है। मतलब उन्होंने प्रैक्टिकल सिचुएशन और इनफाइनाइट रॉड वाली जो हमने डेरिवेशन की उनको रिलेट कर दिया। वेरी गुड, गुड अंडरस्टैंडिंग। साफ कहा जा रहा है कि ठीक है, हमें हैरानी होनी चाहिए इस बात को लेके कि एक्चुअल रॉड्स
फाइनाइट होती हैं, इनफाइनाइट नहीं होती। इनफाइनाइट और फाइनाइट में फर्क है ना, मालूम है सबको? यस सर। ओके, तो ठीक है होती हैं, पर हाउएवर अगर हम फाइनाइट रॉड में, जैसे ये मैंने एक फाइनाइट रॉड बना दी, अगर मैं इसमें इन एजेस वाले पॉइंट्स को मैं ना लेके एक ऐसा पॉइंट ले लूं, जैसे यहां ले लिया मैंने, in such a situation you can see this R, ये रॉड से ये R कितना ये कम है। क्या इस R के सामने आपको नहीं लगता ये जो लेंथ होगी it will look like infinite? Infinite actual means very large, and L very large means R should be very small. So this even finite rod situation also give you the same result as similar to the result you will obtain for applying infinite rod. किसको बात मेरी आई समझ में? This is very important to develop a scientific aptitude for your higher studies. जो साइंस में हायर स्टडीज करना चाहते हैं, मेरी आज इस बात पे जरूर ध्यान देना। ये क्या समझाना चाह रहा हूं मैं आपको बेटा, डेफिनेशन पढ़नी, डेरिवेशन करनी कोई बड़ी बात नहीं है, आगे समझ में, बट साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करना वो बड़ी बात है, क्योंकि आगे हायर स्टडीज में वही काम में आएगी आपको, आगे किसी प्रोफेशन में वही काम में आएगी आपको। ठीक है, अब अगली दो पॉइंट्स पे हमने अलग अलग ध्यान दिया, यहाँ पे 1 पे और 2 पे। तीसरा पॉइंट हम कहना चाह रहे हैं, it is usually unnecessary to solve exactly every geometry encountered in the practical problems. Indeed, if the idealization or approximations are not made, बहुत important line, अगर हम approximations, idealization नहीं बनाएंगे, then the vast majority of significant problems of all kinds in physics and engineering cannot be solved at all. This is the major line, cannot be solved at all. इसको बात समझ में आई? लास्ट वाली लाइन, वंदना, लास्ट वाली लाइन का मतलब बताओ। सर उन्होंने कहा है कि अगर हम कई जो सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स हैं, अगर उनमें हम assumptions और approximations ना बनाए तो कई प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं की जा सकती। कई नहीं, वास्ट मेजॉरिटी। वास्ट मेजॉरिटी, यस सर। फर्क है सम और वास्ट मेजॉरिटी में। सो वास्ट मेजॉरिटी यानी कि मोस्टली प्रॉब्लम्स में हमें फिजिक्स और इंजीनियरिंग में डील करने के लिए अप्रोक्सीमेशंस लगानी पड़ेंगी, और ध्यान रखना वो अप्रोक्सीमेशंस पूरी 99.9% काम करती है वो। आगे बात समझ में? तो 99.9% अगर वो काम कर रही है तो 0.1% के चक्कर में हम क्यों फंसे रहे? उनको, उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज को के अंदर क्यों जाए हम? क्यों टाइम वेस्ट करें? हम कुछ और काम आगे करेंगे, कोई और नई चीज खोजेंगे। आगे बात समझ में? यस सर। सो कैसा लगा ये आपको, ये वाली डिस्कशन? क्या सीखने को मिला आपको इसमें? बबीता, योर कमेंट। बबीता, मेहुल, आप बताओ आपको क्या सीखने को मिला इससे?
सर मेरे को ये समझ आई है कि जो डेरिवेशन जब प्रॉब्लम थ्योरेटिकली करते हैं एज्यूम और अप्रोक्सीमेशंस लगा के, उन्हें हम अपनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से भी रिलेट कर सकते हैं। ओके। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये भी है बेटा इसमें, एक तो यही ये जो लास्ट वाला पॉइंट हमने डिस्कस किया कि ये तो करना ही पड़ेगा हमें, नहीं तो हम उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज में फंसते रहेंगे, यस सर। टाइम वेस्ट करेंगे। और एक और पॉइंट ये समझ में आई कि जैसे ये एक मेरे पास फाइनाइट रॉड पड़ी है, बट ये फाइनाइट रॉड के पास अगर मैं पॉइंट इतना पास ले लूं कि ये फाइनाइट रॉड ही इस पॉइंट के कंपैरिजन में इनफाइनाइट दिखने लगे, ठीक है, तो यहाँ पर आप ऐसी सिचुएशन में आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो आपने किसके लिए डिराइव किया था, आपने इनफाइनाइट रॉड के लिए डिराइव किया था, वो यहाँ वैलिड हो जाएगा, ठीक है। सो by time, by maturity, you able to decide which situation will fall under the approximations, ठीक है। वो जब आप रिसर्च के फील्ड में अगर जाओगे एग्जैक्टली तो वहां इसके ऊपर प्रॉपर सब्जेक्ट होता है कि अप्रोक्सीमेशन कैसे की जाती है, किन चीजों को अप्रोक्सीमेट किया जा सकता है, क्लियर, सिखाते हैं इसको। सर एक डाउट है। हाँ बोलो। सर इन्होंने ऐसे क्यों कहा है कि पॉइंट्स जो हमने लेने हैं फाइनाइट रॉड पे वो नियर द एंड्स नहीं होने चाहिए? हाँ, नियर द एंड्स में वो आप इसकी डेरिवेशन पे जाओ तो वहां पर हमने कंपोनेंट्स कैंसिल नहीं किए थे, वहाँ आर बड़ा हो जाता है। नहीं वहां याद है आपको हमने ऐसे कंपोनेंट्स कैंसिल किए थे इसकी डेरिवेशन में। यस सर किए थे कैंसिल। सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, तो बेटा ये डी कंपोनेंट्स कैंसिल तो ये तभी होंगे ना जब उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, ठीक है। सो अगर आप ये एंडिंग पॉइंट्स पे जाओगे तो जो डी क्यू कंपोनेंट यहाँ वाला होगा उसका मैग्नीट्यूड कैसे कैंसिल करोगे आप, सो दैट्स व्हाई यू हैव टू अवॉइड द एंडिंग पॉइंट्स, क्लियर। यस सर। Okay, so this is the overall discussion of uniformly charged rod situation. Now we are moving on to the new topic called as define electric field lines. थोड़ा सा कोसा पानी ला दो। डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और इसको और क्या कहा जाता है, लाइन ऑफ फोर्सेस। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसकी पहले डेफिनेशन देखो। The path traced around a charged particle can be called as electric field lines. सिंपल हमने क्या कहा, एक चार्ज पार्टिकल के अराउंड अगर आप, अच्छा पर ये पाथ ट्रेसिंग करोगे कैसे, तो थोड़ा इसमें ऐड करता हूं। द पाथ ट्रेस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज around a charged particle can be called as electric field lines.
क्या मीनिंग बन रहा है? इफ आई टेक ए पॉजिटिव चार्ज और इसके आसपास मैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लूं, और उसको मैं देखूं कि वो कैसी पाथ अपनी ट्रेस करेगा, तो आपको क्या लगता है ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा? पहले तो इस पे फोर्स लगेगी, बेटा लगेगी फोर्स इस पे, जल्दी बताओ। यस सर। लगेगी तो फिर ये आगे जाएगा, ऐसे ये जाता रहेगा। तो ये एक मैंने ये ट्रेसिंग कर दी इसके पाथ को। अगर आप यहाँ रखोगे कहाँ जाएगा ये? ऊपर। यहाँ रखते हो। So in this way you can draw the directions of electric field lines. बोलो किसको आया समझ में? Easy है, very easy. So these lines are called as electric field lines. अगर मैं नेगेटिव चार्ज ले लूं, इस नेगेटिव चार्ज के अराउंड अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखानी है, then what I have to do? Again I need to consider a unit positive charge. और देखो उसकी मूवमेंट कहाँ होगी, किस तरफ होगी? Will you agree? ये उसकी तरफ होनी चाहिए मूवमेंट। So these are the directions for electric field lines for a negative charge. ओके बेटा, आगे समझ में यहाँ तक? अक्षिता, आ रहा है समझ में क्या हो रहा है? Yes, sir. Okay. Idea. Now we have a few properties related to electric field lines. देखो, the field lines follow some important properties. इसकी आप हेडिंग दे सकते हो, प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस। जिसमें से पहली प्रॉपर्टी है, field lines start from the positive charges and end at the negative charges. अगर दो चार्जेस वहां रखे हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, then how you will show the direction of electric field lines? You have to start from the positive charge and end at the negative charge. Okay? But अगर सिंगल चार्ज है तब क्या करोगे? If there is single charge, they may be start or end at infinity. Example ले रहा हूँ. If I have a positive charge, negative charge, then देखो यहां भी आप वो तरीका लगा सकते हो यूनिट पॉजिटिव चार्ज की मूवमेंट वाला। तो इसकी जो मूवमेंट है वो कैसे होगी? ठीक है, बट यहाँ इंटरेस्टिंग है कि अगर पॉजिटिव चार्ज बेटा यहाँ रखते हो आप, तो अब इस पॉजिटिव चार्ज की मूवमेंट सीधा नहीं हो पाएगी। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? उधर नहीं हो पाएगी ना। वो मैं अभी उसका रीजन मैं बताऊंगा कि ये उधर क्यों नहीं जा पाएगी, ये एक्चुअल में कैसे जाएगी।
ठीक है, ये ऐसे क्यों जाएगी, क्योंकि देखो एक्चुअल में जाने के पीछे रीजन क्या है, यहाँ पे फोर्सेस लग रही है, फोर्सेस प्लस क्यू लगा रहा है माइनस क्यू लगा रहा है, और आपको पता है फोर्सेस की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किसके इक्वल है, फोर्स के। तो याद रखना एक इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट नोट, the unit positive charge will move along net electric field available। याद रखना कि एक सिंपलेस्ट तरीका आप क्या डेवलप कर लें कि पॉजिटिव चार्ज किधर मूव करेगा, जिधर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल होगी। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे नेट फील्ड कैसे आप दिखा सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज से बेटा इधर आएगी, और नेगेटिव चार्ज से इस तरफ आएगी, और इन दोनों की जो नेट फील्ड है वो किधर जाएगी, तो आप देख पा रहे हो कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस नेट फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड द पॉइंट, रेज योर हैंड। So this is very important point to understood the field lines making। तो अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो मैंने समझा दिया कि वो पॉजिटिव से वो स्टार्ट होगी और नेगेटिव पे जाएगी, बट अगर सिंगल पॉजिटिव है तो वो आपको समझाया ही मैंने कि सिंगल पॉजिटिव को मानेंगे कि इन्फिनिटी पे एंड कर रही है, और नेगेटिव को मानेंगे कि वो इन्फिनिटी से आ रही है। So these are the points. Now I am reading the second point. If in a charge-free region, the electric field lines can be taken to be continuous curves without any break. इसका मीनिंग क्या है कि जैसे अगर मैं यहां बात कर लूं, अच्छा ये बताओ कि आपको डायपोल वाली जो डिस्कशन है वो कितनी याद है, क्या इस डायपोल वाले स्ट्रक्चर में कहीं भी किसी पॉइंट पे हमने फील्ड को जीरो देखा था क्या? Is at any point around the dipole the field is possible to be zero? वंदना याद है? यस सर, जीरो नहीं था। कोई पॉइंट आया था जीरो फील्ड का? नहीं सर। बेटा अगर जीरो फील्ड का पॉइंट नहीं आता है तो कहीं पे ब्रेकेज का चांस नहीं है, ये फील्ड लाइंस की ब्रेकेज का। क्लियर? तो Yes. आप उसे कंटिन्यूअस कर्व मानेंगे। ब्रेकेज का चांस कहां बनेगा? इफ यू टेक टू पॉजिटिव चार्जेस, तो आपको पता है इसमें फील्ड कहां जीरो हो जाएगी? जहां पे वो इक्वल एंड ऑपोजिट होगी। यस सर। तो देखो यहाँ वो इक्वल एंड ऑपोजिट हो गई, यानी कि यहाँ फील्ड हो जाएगी जीरो। अगर यहाँ फील्ड होती है जीरो तो आप इन दोनों पॉजिटिव चार्ज के बीच में कंटिन्यूअस नहीं मान सकते।
ठीक है। सो फॉर ए वेरी सेफ पॉइंट, अगर मेरे पास एक सिंगल चार्ज है जिसकी मैंने फील्ड देखनी है, तो वहां पे मैं टेंशन फ्री कंटिन्यूअस कर्व्स या लाइंस मुझे मिल सकती है। क्लियर? इसलिए ये वर्ड यहाँ यूज किया गया है। इन ए चार्ज फ्री रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी टेकन एज कंटिन्यूअस कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक्स। सो अंडरस्टूड द सेकंड पॉइंट। The third point I have, which is very important for 1 mark, 2 mark questions. The field lines can never cross each other. If they did, the field at the point of intersection will not have a unique direction, which is absurd. कहने का मतलब ये क्या है? थर्ड पॉइंट के अंदर कभी भी दो लाइंस आपकी, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 1 एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 2, ये आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करने वाली। व्हाई दिस? एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन। क्योंकि हमने क्या देखा था अभी यहाँ पर, जो मैंने आपको क्या समझाया था कि ये जो हम लाइन ही बनाते हैं ये ई नेट की डायरेक्शन को देख के बनाते हैं। ठीक है, इसका मीनिंग ये बना कि पर्टिकुलर पॉइंट पे नेट फील्ड अवेलेबल होनी चाहिए। यस सर। अगर हम टेंजेंट बनाते जाए ना तो वहां पे हमें क्या मिलेगी? नेट फील्ड मिलेगी। मान लो ये मेरे पास एक पेयर है जिसमें मैंने ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखा दी। इफ आई हैव टू गेट नेट फील्ड एट पॉइंट पी, मुझे अगर चाहिए तो मेरे पास मेथड क्या अवेलेबल है? आई नीड टू मेक ए टेंजेंट हेयर। तो वो टेंजेंट यहाँ बनाएंगे बेटा। टेंजेंट आता है सबको बनाना? यस सर। तो ये टेंजेंट आपको ई नेट देगा यहाँ पे पी पे। अगर मुझे इस पी डैश पे चाहिए अगर नेट फील्ड, तो मुझे यहाँ टेंजेंट बनाना पड़ेगा और ये पी डैश पे मुझे नेट मिलेगी। तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अगर आप एक ऐसी अजम्पशन को सोचते हो जहां पे दो फील्ड लाइंस अगर कैंसिल होती हैं, तो हमारे पास ऐसी क्या प्रॉब्लम आएगी जो मतलब रिजेक्शन कैटेगरी में फॉल करेगी? वो यही आएगी कि अगर इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे किसी को नेट फील्ड अगर देखनी है तो वो टेंजेंट किधर बनाएगा? वो उसके पास दो ऑप्शन आएगी ना टेंजेंट बनाने की। यस सर। तो इन दो टेंजेंट में से वो नेट डायरेक्शन किधर माने? सो दैट्स द प्रॉब्लम। नेट डायरेक्शन तो कोई एक ही मानी जाएगी ना, या तो ये। इसलिए ऐसी कभी सिचुएशन आपको नहीं मिलने वाली। दिस इज नॉट पॉसिबल। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड? रेज योर हैंड। Okay, good. Coming to the last fourth property before ending today's class, electrostatic field lines do not form any closed loops. ये कभी भी closed loop नहीं बनाएंगी। This follow from the conservative nature of electric field. You will learn more about this in chapter 2. But अभी सिर्फ हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर प्लस क्यू से फील्ड स्टार्ट हुई है और माइनस क्यू तक जा रही है, तो बेटा ये कभी ऐसे घूम के इधर नहीं आएगी। दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि माइनस क्यू से फील्ड लाइन निकलते हुए हम नहीं दिखा सकते। सो दिस लाइन इज नॉट पॉसिबल, एंड इफ दिस इज नॉट पॉसिबल देन क्लोज लूप इज नॉट possible in field lines case. So how many of you understood this fourth point? Raise your hand.
तो इसके साथ ही आपका रीडिंग होमवर्क है, वेरी इंपॉर्टेंट होमवर्क। मैं क्वेश्चंस पूछूंगा, मुझे पता चल जाएगा किसने रीड नहीं किया है। टॉपिक 1.9 पेज नंबर 23, रीड फ्रॉम एनसीईआरटी। बस इसकी एक एक लाइन आप पढ़ के रखना, यू विल गेट मोर डिटेल्ड पिक्चर ऑफ द टॉपिक। ठीक है, और इससे आज की क्लास से रिलेटेड कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में आप बताना। आज हम इतना ही करेंगे। ओके बेटा। यस सर।